हेलो दोस्तों, हैप्पी एजुकेशन में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भूगोल विषय खंड का पहला अध्याय ब्रह्मांड। मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने उसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी और ब्रह्मांड के विषय में जैसे सबसे पहले मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में नियमित रूप से अध्ययन कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और इसके जो ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यह अवधारणा काफी लंबे समय तक बनी रही, परंतु 1543 ईस्वी में पोलैंड के कॉपरनिकस ने जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया तो उसके पश्चात एक ब्रह्मांड के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हॉवल ने 1925 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित है। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए एवं इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत दिए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है जो कुछ निम्न सिद्धांत है, जैसे बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमैत्रे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ जिसमें काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों के जमाव से उनके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। इसी प्रक्रिया में कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। जब हम एक गुब्बारा लेते हैं तो गुब्बारे पर एक निशान बना देते हैं, ऐसे छोटा सा एक, मान लीजिए ये गुब्बारा है तो इस पे अगर हम एक ऐसा निशान बना दें तो जब इस गुब्बारे पे हम हवा भरेंगे यहाँ से, तो जैसे ये गुब्बारा फूलेगा तो इसमें जो निशान है वो बढ़ता जाएगा और साथ में उसके बीच की दूरी और उस निशान की भी दूरी दोनों बढ़ती जाएगी। जैसे ये है
जब हम हवा भरेंगे तो इसके बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। आइए अब हम थोड़ी चर्चा आकाशगंगा पे कर लेते हैं। आकाशगंगा, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ये हमारी आकाशगंगा है जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। असंख्य तारों का आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। इसके केंद्र में बल्ज होता है। जो केंद्र है इसको हम बल्ज कहते हैं, बल्ज। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। अब ये घूर्णनशील भुजाएं कहाँ हैं? यहाँ, 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 कोई निश्चित नहीं है कहाँ है। ये घूर्णनशील भुजाएं असंख्य तारों से निर्मित होती हैं और बल्ज में तारों का संकेंद्रण अधिक होता है। जैसे जैसे हम इसके परिधि से केंद्र की तरफ जाएंगे, तारों का घनत्व तो बढ़ता जाएगा। और एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की आकाशगंगा है और हमारी आकाशगंगा से इसकी दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। जैसे ये हमारी आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा और मंदाकिनी, इन दोनों के बीच की दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। यह हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की आकाशगंगा है। इसकी आकृति सर्पिला है, सर्पिलाकार, स्पाइरल। इस प्रकार के आकाशगंगा में दोनों तरह के तारे सम्मिलित होते हैं, नए और पुराने दोनों तरह के। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है।
हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन प्रकाश वर्ष में सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन प्रकाश वर्ष में करती है। 200 मिलियन प्रकाश वर्षों से अधिक समय में करती है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से 9 मिलियन, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गया डॉग स्टार साइरस। यहां से यहां तक की बीच की दूरी 9 मिलियन प्रकाश वर्ष है तथा नौ मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य के द्रव्यमान का दुगना द्रव्यमान वाला यह पिंड है। इसका द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान का दुगना है। और यह सूर्य से लगभग 20 गुना चमकीला है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है और यह सूर्य से 4.3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सॉरी, मिलियन नहीं, 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह सूर्य है और यह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इनके बीच की दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है।
गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया और इसमें कुछ ऐसे तारों को उन्होंने देखा जो नंगी आंखों से नहीं देखे जाते। इसमें एक शब्द आया है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, आइए जान लेते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं सौर मंडल के बारे में। सूर्य एवं उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। अब हम बातें करते हैं सौर मंडल का जो जन्मदाता है सूर्य, उसके बारे में। सूर्य जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है, एक तारा है जो कि ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना है। जैसे देखते हैं, यह क्रिया हो रही है सूर्य के केंद्र में जो हाइड्रोजन परमाणु है वह नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम परमाणु में परिवर्तित हो जा रही है। तो यह सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आइए इसकी संरचना के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें। सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी वेग से निकलता है कि सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं।